दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने एक लग्जरी कार आके रुकती है। उस कार से एक महिला उतरती है जो काफी घबराई हुई होती है। वो महिला सीधे हेडक्वार्टर के अंदर आती है और पुलिस वालों से कंप्लेन लिखने की गुजारिश करती है। अब पुलिस वाले बैठ के उस महिला की, उस औरत की कंप्लेन लिखने लगते हैं। तो वो महिला कंप्लेन में बताती है कि उसके साथ लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ है। और ये फ्रॉड कोई और नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के लोगों ने किया। होम मिनिस्ट्री से ये फ्रॉड हुआ है। अब इतना सुनने के बाद वहां पे मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला सीधे सीधे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री पे आरोप लगा रही है। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच में जुट जाते हैं, उस महिला की कंप्लेन लिख लेते हैं। और जांच में जुटने के बाद जो तथ्य सामने आए, वो अपने आप में शायद इससे पहले भारत के इतिहास में कभी हुए नहीं थे। ना कभी सुनने को मिला, ना कभी देखने को मिला। ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान कर देने वाली थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस शख्स की कहानी के साथ, जिस महाठग की कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, उसने शायद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां उसने ठगी नहीं की, जहां उसने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया। कभी वो खुद को मुख्यमंत्री का बेटा बता के लोगों को लूटता, कभी वो खुद को गृह मंत्रालय का बता के लोगों को लूटता। यहाँ तक कि उसने बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार, बड़े से बड़े जो शख्सियत हैं, जैसे नोरा फतेही हुई, जैकलीन हुई, इन सबको भी उसने नहीं छोड़ा। बॉलीवुड में लूटने के बाद वो साउथ की मूवीज में कुछ हीरोइनों को लूटता है। यहाँ तक कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने खुद को एक बार मुख्यमंत्री का भतीजा बता के एक आदमी को लगभग उसने 150, माफ कीजिएगा, 1.5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। कभी उसने आईएएस बन के एक बैंक में जाके 19 करोड़ का घोटाला किया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना माहिर था। और ये भेष बदलने में, आवाज बदलने में, और अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करता था कि बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो एक झटके में लोगों को पहचान जाते हैं, वो भी इसे पहचान नहीं पाए। और इसके बारे में कहा जाता है कि अब तक इसने लगभग हजारों करोड़ का ऐसा फ्रॉड किया है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जून 2020 से, जब एक महिला जिसका नाम अदिति सिंह था, वो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास आती है। और हेडक्वार्टर में आने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि उसके साथ 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। अब पुलिस वालों को इस बात पे यकीन करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि 200 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन फिर उसने अपने ट्रांजैक्शन दिखाए, सारी चीजें दिखाई, तो पुलिस वालों को यकीन तो हुआ कि हाँ, इसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर वो पूछते हैं पुलिस वाले कि बताओ तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ कैसे, मतलब तुमसे कैसे पैसे मांगे गए, तो क्या हुआ। तो महिला बताती है कि मेरे पति का नाम शिवेंद्र मोहन है, जो कि एक माने जाने प्रोडक्ट रनबैक्सी के प्रमोटर हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी के प्रमोटर होने के नाते शायद ही कोई ऐसा था जो उन्हें जानता ना हो। काफी बड़ा नाम था। हाल में ही 2019 में जो उनके पति थे शिवेंद्र मोहन, उनको कुछ घोटाले के मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इधर शिवेंद्र गिरफ्तार हो जाते हैं, घर पे अकेली बचती हैं अदिति। अब उस समय 2019 में कोरोना का भी समय था, कोरोना अपने पीक पे था, तो सुनवाइयाँ ज्यादा अदालत में होती नहीं थी। जैसे तैसे करके कोई बहुत संगीन मामले ही, शायद वो 302 या फिर ऐसे 376, इन्हीं मामलों में सुनवाई होती थी। तो अदिति काफी प्रयास करती है कि उनके पति शिवेंद्र को बेल मिल जाए, जमानत हो जाए, चूंकि समाज में भी काफी बदनामी हो रही थी। इधर बिजनेस ये सब भी संभालने वाला कोई नहीं था। काफी प्रयास करती हैं, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाते हैं और शिवेंद्र को जमानत नहीं मिलती। अब इधर अदिति काफी परेशान कि कैसे जमानत हो। इधर कुछ गलत तरीके भी आजमाने का सोचते हैं कि शायद किसी को रिश्वत देके, घूस देके, कुछ ऐसे करके शिवेंद्र को जमानत मिल जाए, उनके पति को जमानत मिल जाए और बाहर आ जाए। तो ऐसा करते करते साल 2019 बीत जाता है और 2020 आ जाता है। और 2020 भी लगभग आधा खत्म होने को था। तभी उनके पास, अदिति के पास, एक फोन आता है। वो ट्रू कॉलर पे चेक करती हैं तो फोन होम मिनिस्ट्री का था। फोन उठाती हैं, अदिति बात करती हैं। सामने वाला जो फोन करता है वो बताता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, और इस समय कोरोना का जो कहर है, जो कोरोना का प्रभाव है, हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों की एक टीम की जरूरत है जो अच्छे खासे मेडिकल फील्ड से जुड़े हों। और हम ऐसे लोगों के साथ समाज सेवा करना चाहते हैं, इन लोगों को समाज सेवा के लिए भेजना चाहते हैं। अब चूंकि आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन, वो भी मेडिकल फील्ड के एक बहुत बड़े प्रमोटर रह चुके हैं, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता है।
हम उनकी बेल करवाना चाहते हैं, हम उनको बाहर, उनको जमानत दिलवाना चाहते हैं, उनको बाहर ले आके अपने इस जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका हेड वो हम शिवेंद्र मोहन को बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इस बात में दिलचस्पी हो तो आप बताइए, तो फिर मैं अपने असिस्टेंट का नंबर आपको देता हूँ या अपने जूनियर का नंबर देता हूँ, आप उससे कांटेक्ट में रहिएगा। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। अब जो महिला पिछले 1 साल से अपने पति के बेल के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कहाँ कैसे जुगाड़ लगा रही है, क्या कर रही है, कैसे बेल मिल जाए, अचानक से उसे होम मिनिस्ट्री से ऐसा ऑफर मिलता है, ऐसी उम्मीद मिलती है, तो भला कौन महिला ऐसी होगी जो मना करेगी। तो अदिति भी थोड़ी सी जांच करती है कि नंबर असली है या नकली है, चूंकि फ्रॉड के ऐसे कॉल आते रहते हैं। तो काफ़ी जांच करती है, थोड़ी सी इधर उधर से अपने सोर्सों से पता चल करती है, तो उसे पता चलता है कि हाँ, ये नंबर असली में होम मिनिस्ट्री का ही है। अब होम मिनिस्ट्री से अगर ऐसा फ़ोन आता है तो कौन ही होगा जो मना करेगा। अदिति आनंद फानंद में हाँ बोल देती है और उस आदमी का जो जूनियर का नंबर है वो ले लेती है। अब शाम को फिर जूनियर का फ़ोन आता है, जो नंबर दिया गया था उससे फ़ोन आता है। वो जूनियर पूरे केस की सारी डिटेल्स लेता है, सारी चीज़, सारे तथ्य इनसे पूछता है। जैसे एक मामला, जैसे जो कोई सीरियसली कोई वकील हो ऐसे पूछता है, वैसे वो भी पूछता है कि क्या मामला था, कैसे, जो भी सच्चाई आप हमें बता दो। अदिति अपने समझ से सारी चीज़ें उस शख्स को, उस आदमी को बताती हैं। उसके बाद बातचीत खत्म होती है। अब अगले दिन फिर एक लैंडलाइन से फ़ोन आता है, वो भी होम मिनिस्ट्री का। अब अदिति के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, होम मिनिस्ट्री से लगातार तीसरा फ़ोन अलग अलग नंबरों से। बाकायदे अदिति चेक करवाती है, सारे नंबर होम मिनिस्ट्री के ही निकलते हैं। वो आदमी बताता है कि हमारी जो बातें हैं, मैं फ़ोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी इन बातों को सुनना चाहते हैं कि क्या आप सच में दिलचस्पी दिखा रही हैं, क्या नहीं दिखा रही हैं, क्या है। चूँकि थोड़ा सा मामला बड़ा है और पता चले मैं उनसे कह दूं कि आप इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बाद में आप बदल जाएं तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इसलिए मैं फ़ोन स्पीकर पे कर रहा हूं, आप बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं और अमित शाह सुनेंगे। अब होम मिनिस्ट्री से ऐसा फ़ोन आता है उस औरत के लिए बेहद चौंकाने वाला, कि अमित शाह खुद उसके पति की जमानत करवाएंगे, सुनेंगे। शायद जांच में भी पता चल रहा है कि ये नंबर होम मिनिस्ट्री का ही है, तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं। तो अदिति खुशी खुशी कह देती है कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो बन पड़ेगा मैं करूँगी, प्लीज़ आप मेरे पति की जमानत करवा दीजिए। उसके बाद वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जल्द ही, आप परेशान मत होइए, आपके पति की जमानत हो जाएगी। बस इस बात को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा सा गुप्त रखिएगा, क्योंकि अगर ये बात मीडिया के सामने आ जाती है कि होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार आपके पति को, जो कि घोटाले के मामले में फंसे हैं, अगर उनको जमानत दिलवा रही है, तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी और इसका प्रभाव आपके पति पे भी पड़ेगा और उसे भी जमानत मिलने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अदिति इस बात को एकदम गुप्त रखती है और उन लोगों पे निर्भर हो जाती है कि हाँ, ये लोग होम मिनिस्ट्री के हैं, जमानत करवाएंगे। अब अदिति भी काफ़ी खुश। तभी शाम को फिर अदिति के पास फ़ोन आता है और वो आदमी कहता है कि देखिए, हमने आपकी जमानत के लिए काफ़ी बात की, काफ़ी प्रयास किया और जमानत मिल जाएगी, बहुत आसान है। हमारे पास ऐसे अधिकार हैं कि हम आपको जमानत वैसे भी दिलवा सकते हैं, लेकिन आप भी तो कुछ पार्टी के लिए, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भी तो कुछ कीजिए। अब अदिति थोड़ा सा चौंकती है और कहती है कि बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो आदमी सामने से बोलता है कि आपको 20 करोड़ रुपए पार्टी फंड में, चूंकि चुनाव है तो पार्टी फंड में आप जमा करवा दीजिए। अब एक औरत, एक महिला जिसके पास अरबों की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी बनाने वाला जो उसका पति है शिवेंद्र मोहन, वो जेल में है, उसे पता है कि शिवेंद्र मोहन में बाहर आएंगे तो ऐसे कितने 20 करोड़ आ जाएंगे, तो फटाफट से पैसे ले जाके उसके बताए हुए आदमी के पास, उसके ठिकाने पे पहुंचा देती है। अब फिर कुछ दिन बाद उसको ऐसे उम्मीदें मिलती रहती हैं कि हाँ, यहाँ तक कार्रवाई हो गई है, ऐसा है, अभी कोरोना आ गया, नहीं तो अभी जमानत हो जाती, अभी ये जज साहब सही नहीं है, ये अगले वाले जज जो आएंगे हमारे आदमी होंगे, वो जमानत दे देंगे। ऐसे किया जाता है, उससे चंदे, ऐसे पैसे, ऐसे चुनाव के नाम पे पैसे बारी बारी करके, बारी बारी, कभी 10 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 50 करोड़, ऐसे कर करके ये रकम जो है लगभग 150 करोड़ के पास पहुंच जाती है। लगभग 150 करोड़, अलग अलग 25 से 30, 25 बार में, 25 से 30 बार में 150 करोड़ के पार पहुंच जाती है। अब इतना होने के बाद जो अदिति है, उसकी भी सब्र जो है, उसकी भी क्षमता, वो जवाब देने लगती है कि 150 करोड़ से ज़्यादा का रुपया दे दिया, कोई मदद की गुंजाइश नहीं, कोई कुछ नहीं, तो
थोड़ा सा वो क्वेश्चन भी करती है कि इतने रुपए दे दिए, अभी तक जमानत नहीं मिली, तो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है, आप बताइए, चूंकि अब मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो अब पैसे देने से भी एक तरह से आदित्य इनकार करने लगती है कि हम दे नहीं पाएंगे आपको पैसे। तो अब सामने से जो अब तक एक मदद की गुंजाइश दिख रही थी, वहां से एक धमकी, एक इनडायरेक्टली ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि हम भारत सरकार हैं, हमारे पास, हमने कितने बड़े बड़े मामलों में तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आप हमसे दुश्मनी लोगी, हमसे पंगा लोगी, तो सोचो तो मैं तुम्हारे पति का, हमारी सरकार आपके पति का क्या हाल करेगी। अब अदिति थोड़ा सा डर जाती है, और डरने के बाद भी लगभग उसने 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम उसके बताए हुए ठिकानों पे, उसके बताए हुए इंसानों को, आदमियों को पहुंचाया। लेकिन जब यह मामला, ये रकम 200 करोड़ के पार हो गई, तो आदिति का जो सब्र था वो टूट गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आया, तो सीधा पुलिस के पास आई और कंप्लेन कर दी। अब कंप्लेन करने के बाद पुलिस, चूंकि सीधी सीधी उंगली अमित शाह और होम मिनिस्ट्री पे उठी थी, तो पुलिस गुपचुप तरीके इस मामले की जांच करती है, और जांच में फिर उससे कहती है कि ठीक है, जब आपसे पैसा मांगा जाता है तो आप करती क्या है, आप थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। तो बताती है कि एक सेडान कार आती है, उसमें एक महिला बैठी होती है, एक आदमी बैठा होता है। महिला तो कभी नहीं उतरती, लेकिन एक आदमी उतरता है जिससे मैं पैसे देती हूँ। तो पुलिस के आला अफसर उस महिला से कहते हैं, आदिति सिंह से कहते हैं कि ठीक है, अगली बार फिर अगर आपके पास ऐसे पैसे की डिमांड हो, ऐसे पैसे की मांग हो, तो आप मना मत कीजिएगा। आपने जैसे इतना दिया, आप एक बार और दे दीजिए, ताकि हम भी वहीं पे रहेंगे, रंगे हाथ उसे पकड़ लेंगे। आदिति भी इस बात पे एग्री कर जाती है, मान जाती है, और अदिति को इस बात का एक एहसास भी दिलाया जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है, और ऐसा होम मिनिस्ट्री से कोई कॉल आपके पास नहीं आ सकता। तो जैसा पुलिस ने बताया था, कुछ दिन बाद अदिति के पास फिर से फोन आता है, और फिर से लगभग 19 करोड़ रुपए की मांग की जाती है, 19 से 20 करोड़। अदिति भी मना नहीं करती, जैसे पहले वो हाँ कहती थी, इस बार भी वो हाँ कहती है और देने के लिए जाती है। और जैसा अदिति ने बताया था कि एक सेडान कार आती है, वैसी एक कार आई। अब पुलिस वाले चारों तरफ से अपनी घेराबंदी कर चुके थे। अदिति पैसे देती है, वो आदमी जाने लगता है, पुलिस वाले पीछा करते हैं, उस आदमी को शक होता है, वो कार तेजी से भगाता है, लेकिन पुलिस वाले चारों तरफ से उसे घेर के एक जगह पे पकड़ लेते हैं, और पुलिस वाले उसे ले जाके अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तो वो आदमी बताता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसका बड़ा भाई जो उससे बताता था कि वहां जाओ तुम्हें एक बैग मिलेगा, वो आदमी वहीं जाता था और बैग लेके चला आता है। तो फिर इस शख्स के भाई को उठाया जाता है। तो इस शख्स के भाई से जब पूछताछ की जाती है, तो कहता है कि मुझे इसका जो कमांड है, जो निर्देश है, इसमें मेरा भी कोई हाथ नहीं। अगर आपको अब इस बारे में जानना हो, तो जो मुझे इस बारे में बताता था, जो मुझे कहता था कि वहां से पैसे उठाने हैं, और मैं अपने भाई को भेज देता था। फिर पुलिस पूछती है कि वो शख्स आखिर है कौन जो ऐसा तुम्हें कहता था कि जाके वहां से पैसे लो। तो फिर वहां से वो बताता है कि वो शख्स सुकेश चंद्रशेखर है, जो इस समय तिहाड़ में बंद है, और ये सब सारा किया धरा उसी सुकेश चंद्रशेखर का है। अब पुलिस आनंद फानंद में परमिशन लेके तिहाड़ जेल भागती है, और अचानक से तिहाड़ में दबिश करती है। तो तिहाड़ में जाने के बाद जो चीजें, जो तथ्य सामने आते हैं पुलिस के, वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाले, बेहद हैरान कर देने वाले, और हमारे भारत की इस न्याय व्यवस्था के असलियत से पर्दा उठाने वाली कई ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं जो बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस वाले अचानक से जब जाते हैं, स्पेशल सेल के कुछ आला अफसर उस जेल में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि तिहाड़ में उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी रहते हैं, आपने कई बार ये चीजें सुनी भी होगी कि 8 की बैरक में 80 लोग रह रहे हैं, वहीं सुकेश जिस बैरक में रहता था उसकी क्षमता लगभग 40 लोगों की थी, लेकिन उस बैरक में सुकेश अकेला रहता था। 40 की क्षमता वाले बैरक में सुकेश अकेला रहता था। उस बैरक में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो भी खराब थे। उस बैरक में फोन का नेटवर्क भी आ रहा था, और जांच करने में पुलिस को वहां से 2 एप्पल के आईफोन 12 और आईफोन 10 मिलते हैं। अब फिर पुलिस से सुकेश से पूछताछ करती है, अपने पास अपने कंट्रोल में ले जाके पूछताछ करती है, और पूछती है कि बताओ तुमने ये फ्रॉड, ये इसे अंजाम कैसे दिया। तो सुकेश बताता है कि जब मैं जेल में आया था, इस जेल में, तो मुझे कई ऐसे लोग दिखे जो जेल से बाहर निकलने के लिए, कई ऐसे करोड़पति, कई ऐसे अरबपति दिखे जो जेल से निकलने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। उन्हें यह था कि कितना भी रुपया लग जाए, कैसे भी हो जाए, वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलना चाह रहे थे।
तो मैंने ऐसे ही लोगों को निशाना बनाया और उनकी इस स्थिति का फायदा उठा के मैंने उनके घर वालों को एक ऐप के जरिए, एक ऐसा ऐप मैंने विदेश के अपने लोगों से डेवलप करवाया, बनवाया, जिसमें मैं जिसके नंबर से चाहता उसके नंबर से फोन कर देता। और मैंने थोड़े से जेल प्रशासन को पैसे दिए, जिसके बदले में मुझे सारी इस केस की फाइलें, सारी डिटेल मिल जाती। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ तो नेटवर्क, यहाँ तो जैमर नहीं था। नेटवर्क जैमर लगा होता है तो आप ऐसे कैसे मतलब फ़ोन कर ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो। तो सुकेश बताता है कि हर इंसान की हर चीज़ की एक कीमत होती है, बस कोई खरीदने वाला हो। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुमने जेल प्रशासन को कितना रुपए दिया, मतलब कितना क्या दिया, कैसे दिया। तो वो बताता है कि वो हर महीने जेल प्रशासन को 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए देता था। वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं जो करूं, जो कहूं वो होना चाहिए, मेरे किसी काम में जेल प्रशासन ना आए, और प्रशासन का जो हिस्सा था वो फिक्स था। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इसने तो पहले पैसे जेल प्रशासन को दिए, उसके बाद इसने फ्रॉड किया। पहले इसने 1 करोड़ रुपए हर महीने दिए, उसके बाद इसने फ्रॉड का काम चालू किया। तो इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो जो ये सुकेश चंद्रशेखर है, इसकी कहानी भी अपने आप में बेहद अजीब है। क्योंकि सुकेश जो था, ये 200 करोड़ की फ्रॉड तो उसके लिए एक छोटी रकम थी। उसने कई मामले ऐसे थे जो सामने आए, कई मामले ऐसे थे जो सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले थे जो कालाधन से संबंध रखते थे। और लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि इसने लगभग हजारों करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया। एक बार 5 दिसंबर 2016 में तमिलनाडु की जो सीएम जे ललिता, उनका जब देहांत होता है, उनका जब निधन होता है, तो उनके जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था 2 पत्ती, उसके लिए 2 पक्षों में एक तरह से होड़ लग जाती है कि इस चुनाव की चिन्ह को कौन हासिल करेगा। उसमें पहली बार सुकेश का नाम आता है, क्योंकि वो चुनाव आयोग का आदमी बन के एक पक्ष से करोड़ों रुपए लूटता है और लूट के गायब हो जाता है। उसके बाद एक बार ये आईएएस का एक अधिकारी बन के केनरा बैंक में जाता है, और केनरा बैंक में जाने के बाद लगभग 19 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। एक बार ये अपने आप को एक होम मिनिस्टर का भतीजा बता के अपने ही दोस्त के परिवार से 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए का फ्रॉड करता है और गायब हो जाता है। एक बार ये जो एक तमिल की एक्टर है लीना, उनको बालाजी प्रोडक्शन से फोन करके, बालाजी प्रोडक्शन के नंबर से फोन करके, हैक करके उस नंबर से फोन करके ये बताता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म करना चाहता हूं और आप मुझसे पर्सनली आके मिलो। ऐसा ऐसा करके उस औरत के साथ भी, उस एक्टर के साथ भी इसके संबंध काफी अपने मजबूत करता है, और इतने करने के बाद इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। उसके बाद भी लीना को ये पता नहीं चलता कि ये फ्रॉड है, बालाजी का नहीं है। एक बार ये होम मिनिस्ट्री से एक आला अफसर बन के जैकलीन को फोन करता है, जैकलीन फर्नांडिस, मानी जानी एक्टर। ऐसे ही एक बार ये नूरा फतेही को बेवकूफ बनाता है। आम शब्दों में, कॉमन शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई बचा ही नहीं था जिसको इसने ठगा ना हो, जिसको इसने लूटा ना हो। क्या होम मिनिस्ट्री, क्या डीएम, क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री के पीएमओ से बन के फोन कर देता, कभी कुछ ऐसे ऐसे नंबर से ये फोन करता, नंबरों को हैक करता कि आदमी यकीन करने पे मजबूर हो जाता कि ये फोन जो है वो असली है, ये पीएमओ से ही फोन आया या फिर होम मिनिस्ट्री से ही फोन आया। और ऐसा ऐसा करके इसने हजारों करोड़ का घोटाला, हजारों करोड़ का गबन किया, जिसमें से कई मामलों में इसे सजा मिली हुई है। कई मामले ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, और चूंकि सामने ना आने का कारण, एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि कुछ धन उसमें, कुछ पैसे ऐसे थे जो काला धन से संबंध रखते थे, तो सामने आने का भी कोई कारण नहीं। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।